हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हूं रमेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का जो प्रैक्टिकल बुक है उसको। प्रैक्टिकल बुक में अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और चैप्टर नंबर 7 का एक जो लेक्चर है वो अपने पढ़ लिया था। आज अपन इसके दूसरे लेक्चर पर चलते हैं। दूसरे लेक्चर की शुरुआत करेंगे संवेदक यानी कि स्कैनर। दोस्तों, स्कैनर होते क्या है? जो उपग्रह प्रणाली के द्वारा जो चित्र लिए जाते हैं वो दो तरीके से लिए जाते हैं। एक तो होता है इसमें फोटोग्राफी और एक होता है स्कैनर, यानी कि प्रतिबिंब के रूप में ये चित्र लिए जाते हैं, स्कैनिंग के रूप में ये चित्र लिए जाते हैं। और दो प्रकार से होते हैं, एक फोटोग्राफी सहित और एक फोटोग्राफी रहित, यानी कि एक फोटोग्राफी के रूप में लिया जाता है और एक बिना फोटोग्राफी के रूप में लिया जाता है, यानी कि प्रतिबिंब के रूप में लिया जाता है। जब अपन फोटो लेते हैं तो वो क्या करती है, एक क्षण भर में अपनी पूरी फोटो ले लेती है, पूरा पिक्चर जो है अपना वो कैप्चर कर लेती है। लेकिन जो स्कैनर होता है, ये स्कैनर दोस्तों एक साथ पूरी पिक्चर को कैप्चर न करके फिर क्या करता है, एक स्टेप बाय स्टेप यानी कि बिट बाय बिट एक पूरे क्षेत्र को कवर करता है। जैसे हम अगर फोटोकॉपी करवाते हैं कहीं पर, तो जो उसमें जो स्कैनर काम करता है, आप देखते होंगे कि पेज लगा दिया जाता है और फिर उसमें एक जो है प्रकाश की जो एक किरण दौड़ती है आगे से पीछे तक, और वो पूरा राउंड करके बिट बाय बिट यानी कि पहले इधर से इधर इधर इस तरीके से लाइन से पूरे पेज को क्या कर लेती है, स्कैन कर लेती है और उसको फिर कॉपी कर देती है। तो ठीक वैसे ही ये काम करते हैं स्कैनर यानी कि संवेदक, जो बिट बाय बिट कार्य करते हैं, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाइन वाइज, पंक्ति वाइज ये काम करते हैं। समझ गए? इसलिए इसको बिट बाय बिट प्रक्रिया भी कहते हैं। समझ रहे हो आप लोग? फोटोग्राफी का अपन ने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, चैप्टर नंबर 6 में, कि किस तरीके से विभिन्न प्रकार की ज्यामितियां बनती है, ये सब पढ़ लिया था। इस चैप्टर में अपन सिर्फ पढ़ेंगे फोटोग्राफी रहित संवेदक। क्या पढ़ेंगे? फोटोग्राफी रहित संवेदक। फोटोग्राफी जो रहित संवेदक, अभी मैंने बताया कि किस तरीके से काम करता है। इसमें क्या होता है, जो सैटेलाइट होते हैं उसमें जो संवेदक लगा हुआ होता है, स्कैनर लगा हुआ होता है, उसमें कुछ सूचकांक होते हैं और एक दर्पण होता है। वो दर्पण क्या करता है, क्षेत्र को अवलोकन करता है, नीचे से क्षेत्र को देखता है और उसकी सूचनाएं संवेदक को देता है। दर्पण समझते हो? आईना। तो वो नीचे वाली चीज़ों को क्या करता है, आने वाली जो किरणें होती है उनको अपने अंदर अवशोषित करके फिर प्रकीर्ण करता है संवेदक स्कैनर के ऊपर। स्कैनर इन किरणों को परखता है, इनको पढ़ता है और फिर प्रतिबिंब तैयार करता है। तो ये जो फोटो रहित संवेदक होते हैं इन्हें बिट बाय बिट प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पंक्ति नुमा एक लाइन से दूसरी लाइन तक एक क्रमबद्ध तरीके प्रक्रिया से क्या करते हैं, प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। तो इसमें अपन फोटो रहित जो संवेदक है इसमें अपन पढ़ेंगे बहुवर्णक्रमीय संवेदक के बारे में। किसके बारे में? मल्टी स्पेक्ट्रम जो संवेदक है, स्कैनर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुवर्णक्रमीय संवेदक, ये जो बहुवर्णक्रमीय संवेदक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं विस्क ब्रूम और एक को कहते हैं पुष्प ब्रूम। विस्क ब्रूम और पुष्प ब्रूम। अच्छा देखिए, विस्क ब्रूम किस तरीके से काम करते हैं, ये जैसे अपन झाड़ू लगाते हैं दाएं बाएं, जैसे अपन झाड़ू लगाते हैं उस तरीके से तो विस्क ब्रूम काम करते हैं। पुष्प ब्रूम किस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से अपन वाइपर चलाते हैं, यानी कि फर्श को साफ करने के लिए जो वाइपर चलाते हैं ना, आगे पीछे, उस तरीके से काम करते हैं पुष्प ब्रूम। यानी कि ये किसी भी क्षेत्र को स्कैन करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, है ना, लेफ्ट राइट चलेंगे। और पुष्प ब्रूम किस तरीके से चलेंगे, आगे पीछे, यानी कि पुष्प ब्रूम इधर से इधर ले जाते हैं ऐसे स्कैन करते हुए, और विस्क ब्रूम क्या करते हैं, पीछे से आगे की ओर ले जाते हैं स्कैन करते हुए। बिट बाय बिट प्रक्रिया में ये काम करते हैं, यानी कि पहले एक क्षेत्र को किया, फिर उसके आगे वाले, फिर उसके आगे वाले, और इस तरीके से पूरे क्षेत्र की पूरी प्रतिबिंब कैप्चर करते हैं। तो विस्क ब्रूम को बारे में पहले अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें याद रखनी है आपको। एक होता है दर्पण और एक होता है संसूचक। क्या होता है, एक दर्पण होता है और एक संसूचक होता है। दर्पण जो घूमने वाला होता है, जो घूमता रहता है, नीचे की ओर अवलोकन करता है ना, नीचे से जो आने वाले प्रकाश पुंज जो है उनको कैप्चर करता है और उनको प्रकीर्ण करता है स्कैनर के ऊपर। तो जिस क्षेत्र को ये देख पा रहा है नीचे, जिस क्षेत्र में इस स्कैनर की जो है दृश्यपात हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण लगा हुआ है और ये दर्पण इस एरिया में अवलोकन कर रहा है,
ये पृथ्वी का एरिया है, तो इस एरिया को अपन क्या कहेंगे, इसको दृश्य क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, दृश्य क्षेत्र। समझ गए, दृश्य क्षेत्र क्या होता है, जहां पर दर्पण या स्कैनर जिस क्षेत्र को कवर कर पा रहा है, धरातल के जिस क्षेत्र को कवर कर पा रहा है उसे हम दृश्य क्षेत्र कहते हैं। तो इसका दृश्य क्षेत्र क्या होता है, 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में होता है। समझ गए, दो चीज़ें याद रखनी है विस्क रूम में, एक तो ये लेफ्ट राइट काम करता है, दूसरा इसमें एक दर्पण एक संसूचक लगा हुआ होता है, और यह 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच जो प्रसारी क्षेत्र होता है, यानी कि 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच का जो प्रसारी क्षेत्र है उसमें दृश्य उसको देख लेता है, इसका दृश्य क्षेत्र ये होता है। दूसरा आता है पुष्प रूम, ये क्या होता है, आगे पीछे की तरह स्कैन करके कार्य करता है। इसमें एक से अधिक संसूचक लगे होते हैं, एक से ज़्यादा संसूचक लगे होते हैं, है ना। तो आपको बस ध्यान ये रखना है दोनों में अंतर क्या है, इसमें एक संसूचक है और इसमें एक से ज़्यादा संसूचक होते हैं। अगर संसूचकों की संख्या ज्ञात करनी हो, अगर इनकी संख्या ज्ञात करनी हो तो किस तरीके से ज्ञात की जाती है, उदाहरण दे रखा है आपकी बुक में। पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे कि टोटल जो कार्य क्षेत्र है वो उसको डिवाइड करेंगे क्षेत्रीय विभेदन से। क्षेत्रीय विभेदन क्या होता है और टोटल कार्य क्षेत्र क्या होता है, ये देखते हैं। अब मैंने कहा कि जैसे मान लीजिए ये आपका कोई धरातल का क्षेत्र है, ये कोई धरातल का क्षेत्र है और इसको जो है ये स्कैन कर रहा है, कौन सा, पुष्प ब्रूम। अब मेरे को बताइए अगर विस्क ब्रूम करता तो वो कैसे करता, वो इस तरीके से स्कैन करता, लेफ्ट राइट करता ना। लेकिन पुष्प ब्रूम कैसे करेगा, पुष्प ब्रूम आगे पीछे करता है, तो वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा। क्लियर है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से पुष्प ब्रूम क्या करता है, किसी भी क्षेत्र को यहाँ से स्टार्ट करेगा स्कैन करना, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी कि एक क्रमबद्ध तरीके से स्कैन करता हुआ जाएगा। इसलिए इसको बिट, इस प्रक्रिया को अपन बिट बाय बिट भी कहते हैं, है ना। अब अपने पॉइंट पे आते हैं। एक उदाहरण दे रखा है कि फ्रांस का कोई उपग्रह है, फ्रांस का कोई सैटेलाइट है और जिसका दृश्य क्षेत्र कितना है, 60 किलोमीटर दे रखा है। दृश्य क्षेत्र 60 किलोमीटर है और क्षेत्रीय विभेदन दे रखा है उसका 20 मीटर। यही है क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन यही है क्या, कहाँ गया, अच्छा हाँ 20 मीटर यही है। यानी कि ये दे रखा है कि फ्रांस का कोई सुदूर संवेदन है जिसका नाम है स्पॉट, है ना, और इसका कार्य क्षेत्र है 60 किलोमीटर और इसका क्षेत्रीय विभेदन है 20 मीटर। अब देखिए ये क्षेत्रीय विभेदन क्या है, देखिए इस क्षेत्र को इसने सबसे पहले स्कैन किया, फिर 20 मीटर आगे जाकर इस क्षेत्र को स्कैन किया, मतलब इसने इस पूरे क्षेत्र को विभेदन कर दिया कितने कितने मीटर पर, 20-20 मीटर पर। समझ गए, यानी कि हर 20 मीटर पर इसने क्या किया, एक पंक्ति बना दी, एक स्कैन वाली लाइन तैयार कर दी। समझ गए, हर 20 मीटर के अंतराल पर इसने स्कैन किया है। तो कुल मिला के सीधा सा ये देखना है कि भाई यहाँ पर एक संसूचक लगा हुआ है, एक संसूचक यहाँ पर लगा हुआ है, एक संसूचक यहाँ पर लगा हुआ है, एक संसूचक यहाँ पर लगा हुआ है। समझ रहे हो आप लोग, यानी कि इसमें अलग अलग संसूचक लगे हुए हैं। तो सीधा सा अगर संसूचक ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 60 किलोमीटर। टोटल एरिया कितना है, ये टोटल एरिया कितना है, 60 किलोमीटर का। समझ गए। अब 60 किलोमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा ना, प्रत्येक 20 मीटर के बाद में एक संसूचक का क्षेत्र आ रहा है। तो इसको 20 मीटर में, 60 किलोमीटर है, इसको 20 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे। तो कितने आ जाएंगे बताइए आप लोग, 60 तो थे ही, 3 जीरो और लगा दो इसमें। समझ गए, तो 60,000 हो गए। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन किससे, 20 से। तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, कितना आ गया, 6000 आ गया। ये रहा आंसर। अच्छा सॉरी, 6000 कैसे आएगा, 2 को अगर अपन 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा ना यहाँ पर। अरे अगर अपन 6000 में जो 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, सीधा सा 3000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6000 ना होकर क्या होगा, 3000। समझ गए आप लोग, 3000 जो है आपका वो आ जाएगा सूचकांक। कितने सूचकांक लगे हुए हैं, 3000 सूचकांक लगे हुए। दोबारा से देख लो कैसे निकाला अपन ने। देखिए ये फ्रांस का कोई स्पॉट उपग्रह सेंसर है।
इसमें अपन ने देखा कि अगर संख्या ज्ञात करनी हो संसूचक की तो क्या करेंगे, कुल कार्य क्षेत्र में जो क्षेत्रीय विभेदन है उसका भाग दे देंगे। अब इसका क्षेत्रीय विभेदन क्या है, 20 मीटर। मैंने कहा कि पुश ब्रूम जो होते हैं स्कैनर वो आगे पीछे काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो ये कैसे पाथ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, स्कैन कैसे करेंगे, इस तरीके से स्कैन करेंगे। तो इस तरीके से स्कैन करेंगे तो हर 20 मीटर के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्षेत्रीय विभेदन हो रहा है। तो हर 20 मीटर के बाद में क्षेत्रीय विभेदन हो रहा है, तो मीन्स ये है कि हर 20 मीटर पे एक संसूचक लगा हुआ है। कितना संसूचक, एक संसूचक लगा हुआ है। टोटल दूरी क्या है इस क्षेत्र की, 60 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देंगे तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 में फिर अपन 20 का भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो तो अपन पहले निकाल देंगे, फिर बचे आपके पास में 6000। 6000 में 2 का भाग देंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 3000। तो इस तरीके से संसूचक की संख्या ज्ञात की जाती है। आगे वाला पॉइंट आता है उपग्रहों की विभेदन क्षमता। उपग्रहों की विभेदन क्षमता का तात्पर्य क्या है कि किसी एक क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में इस क्षेत्र पर जो स्कैनर है वो स्कैन कर रहा है, और स्कैन करने के बाद में इसके राउंड लगाकर दोबारा से इस जगह पर कितने समय के बाद में पहुंचता है। यानी कि एक क्षेत्र विशेष पर स्कैन करके जब वो उपग्रह दोबारा से वहां पर आता है तो इस दो बार स्कैन किए गए बीच का समय जो होता है उसे अपन उपग्रहों की विभेदन क्षमता के रूप में जानते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे जो अपने पॉइंट है उनके बारे में। विभेदन, संवेदन, विभेदन। संवेदन विभेदन मुख्यतः तीन विभेदन की अपन चर्चा करेंगे। एक धरातलीय विभेदन, एक वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम, और एक है रेडियोमेट्रिक विभेदन। धरातलीय विभेदन क्या होता है दोस्तों, सुदूर संवेदन में जो धरातलीय विभेदन होता है वो हमें क्या करता है, वस्तुओं को पहचानने में हमारी मदद करता है। धरातल पर स्थित 2 अलग अलग वस्तुओं को पहचानने में हमारी सहायता करता है। ठीक वैसे ही जैसे अगर आपने किसी व्यक्ति को या आप स्वयं भी पढ़ते वक्त अगर ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको शब्द जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो वैसे ही धरातलीय विभेदन जितने अधिक होते हैं उतनी ही अधिक वस्तुएं जो है हमें स्पष्ट दिखाई देती है, उन्हें हम आसानी से पहचान सकते हैं। दूसरा आता है वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम। इस वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम जो विभेदन है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सूर्य की किरणें यानी कि सूर्य का प्रकाश जब धरातल पर आता है तो ये जो लाइट प्रकाश होता है, ये जो सफ़ेद प्रकाश होता है, ये विभिन्न रंगों से युक्त होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वायुमंडल में जलवाष्प जब होता है और सूर्य की किरणें इन पर गिरती है तो हमें एक इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो कलर है, ये जो अलग अलग रंग है, इस सफ़ेद प्रकाश में है, और इन सफ़ेद प्रकाश को जो कलर के आधार पर जो विभेदन किया जाता है, कलर के आधार पर इन्हें पहचाना जाता है, तो वो होता है वर्णक्रमीय स्पेक्ट्रम विभेदन। और तीसरा होता है रेडियोमेट्रिक विभेदन। रेडियोमेट्रिक विभेदन जो होता है वो वस्तुओं या क्षेत्रीय विभेदन के लिए मुख्य काम में लिया जाता है। यानी कि क्षेत्र में जो विभेदन है या भिन्नता है उसको पहचानने के लिए हमें ये मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। ये 2 वस्तुओं को पहचानने के लिए ये अलग अलग प्रकार के कलर को यूज़ करके या प्रकाश रंगों को यूज़ करके इस्तेमाल किया जाता है। और ये रेडियोमेट्रिक जो होता है 2 अलग अलग क्षेत्रों को पहचानने में, 2 क्षेत्र जो लक्ष्य क्षेत्र होते हैं उनको पहचानने में हमारी मदद करता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। तीसरा आता है, आगे पॉइंट आता है आंकड़ा उत्पादन। अभी जो सुदूर संवेदन जो काम करता है, ये अपन ने पहले भी पढ़ा, ये 2 तरीके से काम करता है। एक फोटोग्राफी प्रतिबिंब के रूप में और दूसरा होता है अंकीय प्रतिबिंब के रूप में। फोटोग्राफी जो प्रतिबिंब होता है वो एक फिल्म पर आधारित कैप्चर की गई पिक्चर होती है। समझ गए, फिल्म पर एक कैप्चर की गई पिक्चर होती है। देखो ये फिल्म कौन सी होती है, इल्मेशन फिल्म होती है जिस पर ये कैप्चर करता है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी अगर दृश्यता क्षमता की बात करें तो 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर के अंतर्गत ये कैप्चर करता है। 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक ये कैप्चर करता है। अपन ने देखा था कि मानव का जो दृश्य क्षेत्र होता है, मानव की जो देखने की क्षमता होती है वो आप कमेंट करके बताइए। मैंने पहले बताया था कि मानव के नेत्र की इतने पॉइंट से लेकर इतने पॉइंट तक माइक्रोमीटर तक मानव की क्षमता होती है नेत्र की, और जबकि इसकी क्या होती है 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक इसकी क्षमता होती है। फिर आगे देखिए ये 4 प्रकार की फिल्म इस्तेमाल करता है। 4 प्रकार की फिल्म कौन कौन सी, फिल्म तो इल्मेशन फिल्म होती है, लेकिन इसके 4 रूप होते हैं। एक तो श्याम सफ़ेद यानी कि ब्लैक एंड वाइट, एक होती है कलरफुल यानी कि रंगीन, एक श्याम श्वेत अवरक्त यानी कि ब्लैक एंड वाइट अवरक्त, और एक कलरफुल अवरक्त।
इस प्रकार की 4 फिल्म का उपयोग ये करते हैं। मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, फिर से दोबारा से कह रहा हूँ, मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम है। आपको सीधा सा देखना है ना, फोटोग्राफी प्रतिबिंब जो होता है वो इल्यूमिनेशन फिल्म पर आधारित होता है। उस पर वो प्रतिबिंब लिया जाता है जिसमें जो दृश्य क्षमता होती है वो 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर तक होती है। और ये जो इल्यूमिनेशन फिल्म होती है ये 4 रूपों में फोटोग्राफी प्रतिबिंब प्राप्त करती है। एक तो शाम सफ़ेद यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलरफुल, एक ब्लैक एंड व्हाइट अवरक्त और एक कलरफुल अवरक्त। आपको सीधा से ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं दूसरा अंकीय प्रतिबिंब के रूप में। अब यहाँ तो पिक्चर के रूप में प्रतिबिंब आया था और यहाँ पर क्या होगा, अंकीय प्रतिबिंब के रूप में। देखिए जो आंकड़ा उत्पादन होता है वो प्रतिबिंब के रूप में ही होता है। किसके रूप में? प्रतिबिंब के रूप में ही। लेकिन उसमें से हम चाहे तो फोटोग्राफी प्रतिबिंब ले सकते हैं और हम चाहे तो अंकीय प्रतिबिंब ले सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिबिंब जो होता है वो फोटोग्राफी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक फोटोग्राफी जो होता है वो अंकीय प्रतिबिंब नहीं हो सकता। बाकी अंकीय प्रतिबिंब जो होता है वो फोटोग्राफी हो सकता है। तो अंकीय प्रतिबिंब जिसे अंकों के रूप में, डाटा के रूप में लिया जाता है। देखिए ये पिक्सल में बने होते हैं, छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। आप फोटो लेते हो तो फिर उसमें ऐसे छोटे छोटे, आप उसे जूम करोगे, फोटो को काफ़ी जूम कर लोगे और हल्के कैमरे से ली गई है ना, तो यानी कि अपन कहेंगे HD फोटो नहीं है, अधिक हेवी वाली पिक्सल वाली फ़ोटो नहीं है, छोटे कैमरे से ली गई है। तो उसमें आप उसे जूम करोगे तो क्या करोगे, वो पिक्चर फटने लग जाएगी और आपको क्या दिखेंगे, ऐसे छोटे छोटे डॉट के रूप में वो डिवाइड हो जाएगी, है ना, बट जाएगी। तो ये क्या होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं। तो जो अंकीय प्रतिबिंब होते हैं ये पिक्सेल्स में बने होते हैं जिनका एक अंकीय मान होता है, समझ रहे हो, जिनका एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है, डिजिटल नंबर होता है। ये मान विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित होते हैं। किस पर याद रखना है, ये मान जो डिजिटल मान होते हैं, जो पिक्सल पर बने होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित होते हैं और इन मानों को एल्गोरिथम उपयोग से इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। किसके उपयोग से? एल्गोरिथम उपयोग से इन्हें दर्शाया जाता है। देखो दोबारा से बताता हूँ, आंकड़ा उत्पादन 2 तकनीक से होता है। एक फोटोग्राफी प्रतिबिंब होता है, दूसरा अंकीय प्रतिबिंब होता है। फोटोग्राफी प्रतिबिंब में जो इल्यूमिनेशन कौन सी है, इल्यूमिनेशन फिल्म का प्रयोग किया जाता है। ये 4 रूपों में होती है, श्याम श्वेत, दूसरा रंगीन, तीसरा श्याम श्वेत अवरक्त, चौथा रंगीन अवरक्त। समझ गए। इसकी दृश्य क्षमता जो होती है 0.3 से 0.9 जो है माइक्रोमीटर होती है। दूसरा आपका है अंकीय प्रतिबिंब, ये पिक्सल के रूप में होता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को इस्तेमाल करके बनाया होता है। इसे एल्गोरिथम जो है विधि, उससे इसे प्रयोग में लिया जाता है। ये आपको याद रखनी है। तीसरा प्रतिबिंब निर्वचन के बिंदु, अपना आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का। प्रतिबिंब निर्वचन के बिंदु, वस्तुओं की विशेषता ही बिंब व्याख्या के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। देखिए जब अपन स्कैन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम प्रतिबिंब ले रहे हैं। कहाँ के? धरातल के प्रतिबिंबों को हम कैप्चर कर रहे हैं। तो धरातली जो वस्तुएं हैं उनकी व्याख्या ही क्या करेगी, उन दोनों को अगर मिलाएंगे तो प्रतिबिंबों के बारे में हमें डिटेल देगी। यानी कि धरातलीय जो वस्तुएं होती है उनकी विशेषता ही बिंब की व्याख्या में महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं जो प्रतिबिंब निर्वचन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं? सबसे पहले आता है रंग या आभा। क्या आता है? रंग या आभा। देखिए क्या याद रखना है, रुद्र व आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो आर्द्र जहाँ पे पानी ज़्यादा हो या फिर जो गीले हो, इसके अलावा रुद्र मतलब जो खुरदरे हो, है ना। तो ऐसी वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश के किरण को परावर्तित कम करती है, यानी कि प्रकाश की जो प्रकाश होता है उसे परावर्तित नहीं कर पाती ज़्यादा। जबकि चिकने और शुष्क होते हैं, जो सरफेस उनका चिकना होता है और जो शुष्क एरिया होते हैं, ड्राई एरिया होते हैं, वो प्रकाश को अधिक परावर्तित करते हैं। ये याद रखना है, शुष्क और चिकने पदार्थ प्रकाश की किरणों को अधिक परावर्तित करते हैं, जबकि आर्द्र व रुद्र क्षेत्र उस प्रकाश की किरणों को कम परावर्तित करते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे सदाबहार। अब देखो कुछ दे रखा है कि जो क्षेत्र होते हैं, धरातल पर जो वस्तुएं होती है वो क्या करती है। अपन ने पहले भी देखा था कि सूर्य के प्रकाश जो आता है उसके साथ में हर वस्तु एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हर वस्तु अपनी विशेषता के अकॉर्डिंग उस प्रकाश का परावर्तन करती है, अवशोषण करती है या फिर प्रकीर्ण कर देती है। ये तीनों चीज़ मैंने पहले भी बता दी थी। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें धरातल पर आ रही है तो वापस अगर लौट जाती है तो इसे अपन क्या कर देते हैं, परावर्तन। और अगर ये कुछ मात्रा में अवशोषित कर ली जाती है, ग्रहण कर ली जाती है, इसे कहते हैं हम अवशोषण, अब्जॉर्ब। और अगर ये प्रकाश की किरण इस प्रकाश को इस तरीके से कोई वस्तु बिखेर रही है तो इसे अपन कह देते हैं प्रकीर्ण। समझ गए।
तो हर वस्तु एक अलग तरीके से रिएक्ट करती है और एक अलग प्रकार का रंग जो है वो सैटेलाइट तक पहुंचाती है, वो उपग्रह तक पहुंचाती है। जैसे कि सदाबहार वन जहां पर होंगे तो सैटेलाइट में उनके पास में जो कलर आएगा, स्कैनर के पास में जो कलर आएगा वो आएगा लाल से मेजेटा कलर, यानी कि लाल कलर से मेजेटा कलर तक आ सकता है। पर्णपाती वन जो होते हैं वह भूरे से लाल हो सकते हैं। कुंज जो होते हैं, वनस्पति कुंज जो होते हैं वो लाल धब्बों के रूप में दिखाई देंगे। शस्य भूमि जो होगी जहाँ पर खेती की जाती है वो भूमि चमकीला लाल कलर में दिखाई देगी। प्रतिभूमि जो होगी वो भूरे कलर में या फिर सफ़ेद कलर में दिखाई देगी। स्वच्छ जल जो होगा वो काला कलर में दिखाई देगा, क्योंकि अपन ने पहले भी देखा था कि जो स्वच्छ जल होता है वो प्रकाश के किरणों को अब्जॉर्व कर लेता है, वापस परावर्तित नहीं करता। जबकि जो अविल जल यानी कि जो लवणीय जल या जिसमें कीचड़ हो, गंदा जल हो, वो कैसे कलर में दिखाई देगा? हल्के कलर में दिखाई देगा। कुछ और भी दे रखे हैं वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हम देखिए। इसके अलावा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र यानी कि जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर घर बहुत ज़्यादा होंगे, वो आपको कैसे कलर में दिखाई देंगे? गहरे नीले से हरे कलर में दिखाई देंगे, गहरा नीला या फिर हरे कलर में दिखाई देंगे। और जो निम्न घनत्व वाले जो क्षेत्र होंगे वो आपको हल्के नीले कलर में दिखाई देंगे, समझ रहे हो। इसके अलावा और जो दे रखा है वो आपको गहरे गड्ढे, उथले गड्ढे, जल क्रंत या नम्न भूमि, है ना। तो नम्न भूमि जो होगी वो चितकबरा काला यानी कि एक मटमेले कलर में दिखाई देगी। इसके अलावा जो गड्ढे होंगे, जो गहरे गड्ढे होंगे वो गहरे हरे, और जो हल्के गड्ढे होंगे वो हल्के हरे रंग में दिखाई देंगे। और इसके अलावा जो दे रखा है वो क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र हल्का नीला या फिर सफ़ेद रंग में दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो क्षेत्र होंगे, जो धरातलीय वस्तुएं होगी वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी प्रकाश की किरणों को। प्रकाश की किरणों में क्या पाया जाता है? कलर पाया जाता है। जो सफ़ेद प्रकाश आता है उसमें कलर पाया जाता है। एक प्रिज्म एक यंत्र होता है जिसे प्रयोगशाला में हम इस्तेमाल करते हैं। एक कांच का टुकड़ा होता है प्रिज्म, ये समझिए आप तो, है ना। तो प्रिज्म क्या करता है? सूर्य से आने वाले जो प्रकाश में अगर अपन रखते हैं तो वो एक इंद्रधनुष बना देता है ना। तो उससे हमें स्पष्ट होता है कि सूर्य की किरणों में क्या होता है? कलर होता है। और ये जो रेन बैंड होते हैं, ये रेन बैंड कहाँ अपसरित होते हैं? धरातल पर। और धरातल से फिर इनका प्रकीर्ण या इनका परावर्तन या फिर इनका अवशोषण होता है और ये सैटेलाइट तक पहुँचते हैं। तो एक अलग प्रकार की जो है कलर वहाँ पर पहुँचता है, जिससे हमें पता चलता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि स्वच्छ जल क्षेत्र कैसे रंग के होंगे? काले रंग के, क्योंकि स्वच्छ जल जो क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य से आने वाले प्रकाश को अब्जॉर्व कर लेते हैं, वापस परावर्तित नहीं करते। अब सैटेलाइट पर जिस जगह से प्रकाश के पुंज परावर्तित नहीं हो रहा तो मतलब वहाँ क्या दिखाई देगा? काला आपको सैटेलाइट जो फोटो देखेंगे, है ना, तो उसमें हमें काला रंग दिखाई देगा, है ना। तो यानी कि अगर स्वच्छ जल होगा तो वहाँ पर काला रंग दिखेगा, आविल जल होगा तो वहाँ पर हल्का नीला होगा, गहरा गड्ढा है तो वहाँ पर गहरा हरा कलर होगा, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो हल्के हरे से सफ़ेद रंग पर हो सकता है। इसके अलावा जो नम भूमि होगी वो स्लेटी कलर में दिखाई देगी, है ना। तो ये कुछ क्षेत्र जो थे उनकी रंग आभा के आधार पर पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं प्रतिबिंब निर्वचन के और तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में। का एक जो विभेदन है वो तो अपन ने पढ़ा। अब इसके और तत्व कौन कौन से बचे हैं? दूसरा तत्व आता है गठन, तीसरा आकार, चौथा आकृति, पांचवा छाया, छठवां प्रतिरूप और सातवां सहचर्य। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझने का कुछ मैटर नहीं है। देखो गठन क्या होता है? जो भी पिक्चर ली जा रही है, जो भी प्रतिबिंब लिया जा रहा है धरातल का, उसका एक निश्चित गठन होता है। यानी कि अगर अपन प्रतिबिंबों को देखेंगे तो उसमें अपने को बीच में छोटे छोटे डॉट 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 दिखाई देंगे। यानी कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा संघन होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा संघन वाली होगी, तो उनका गठन जो होगा वो एक समतल गठन होगा। और अगर विरल वाली होगी, अलग अलग बिखरी हुई है, तो उनका जो गठन होगा वो स्थूल गठन होगा। जैसे कैसे? अगर मैं कहूँ कि जो उच्च घर घनत्व है, जहाँ पर घर घनत्व क्या होगा? उच्च होगा, तो वहाँ पर कैसा अपने को गठन दिखाई देगा? समतल गठन दिखाई देगा, है ना, समतल गठन। लेकिन अगर घरों के बीच में दूरी अधिक है, घर अलग अलग दूरी पर बने हुए हैं, जैसे कि रिहायशी इलाके होते हैं वो, तो अगर घर घनत्व निम्न होगा तो फिर किस तरीके का दिखेगा अपने को? स्थूल गठन दिखेगा, स्थूल गठन। ठीक वैसे ही अगर जैसे अपन सदाबहार वृक्षों की बात करें, सदाबहार वृक्षों की बात करें तो सदाबहार वृक्ष जो होंगे वो अपने को समतल गठन वाले दिखेंगे, समतल गठन। और जबकि जो झाड़ियाँ होगी या जो बीच बीच में पौधे होंगे वो हमें कैसे दिखेंगे? स्थूल गठन वाले दिखेंगे। अब मैं कहूँ दोबारा से कि जैसे कि मान लीजिए ऐसी फसलें जैसे कि मक्का, गन्ना,
ये सब क्या है, अपने को ये स्थूल गठन वाले दिखेंगे, स्थूल गठन होगा क्योंकि इसमें पौधों के बीच की दूरी अधिक होती है। जबकि अगर मैं बात करूँ चावल, गेहूँ, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल पास पास में पौधे होते हैं, तो इनका गठन कैसे दिखेगा अपने को, समतल गठन। तो कहने की बात ये है कि अगर दो वस्तुओं के बीच में दूरी कम है तो समतल गठन दिखेगा, और दो वस्तुओं के बीच में दूरी अधिक है तो फिर हमें स्थूल गठन की आकृति दिखाई देगी। दूसरा चलते हैं आकार, यानी कि जो प्रतिबिंब लिया जा रहा है, जो फोटो ली जा रही है धरातल की, उसकी आकार कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, मध्यम आकार का है, कहाँ पर, उस प्रतिबिंब में। और ये प्रतिबिंब का जो आकार है वो किस पे डिपेंड करता है, उस प्रतिबिंब की मापनी पे, यानी कि किस पे आधारित होता है, मापनी पे। मापनी बताएगी कि उस वस्तु का आकार क्या है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास में जो अपन प्रतिबिंब ले रहे हैं, उस प्रतिबिंब में जो आकार है वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि कोई बिल्डिंग है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर में उस अपने प्रतिबिंब में आ रही है। लेकिन अगर अपनी मापनी जो है वो ये कहती है कि जो 1 सेंटीमीटर, जो 1 वर्ग सेंटीमीटर है वो आपका क्या है, 10 मीटर के बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा फिर, यानी कि वो जो बिल्डिंग है वो आपकी 10 मीटर लंबी चौड़ी है, 10 वर्ग मीटर है, समझ गए। तो किसी भी वस्तु की आकृति, सॉरी, जो आकार है वो किस पर डिपेंड करेगा, उस प्रतिबिंब की मापनी पर। मापनी के आधार पर उस जो वस्तु है, जो बिल्डिंग है, जो भी चीज़ है, उसकी आकृति या उसका आकार प्राप्त कर लिया जाता है। आकृति जो अपन प्रतिबिंब लेते हैं उसमें बहुत सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब आता है। तो कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती है जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि उनकी एक विशेष आकृति होती है, जैसे कि भारत का संसद भवन। अब भारत का संसद भवन अगर उस प्रतिबिंब में लिया जा रहा है तो उसे आसानी से पहचान लिया जाएगा। ऐसे ही अगर कोई मंदिर होगा तो उसे पहचान लिया जाएगा, कोई मस्जिद होगी तो उसे पहचान लिया जाएगा, कोई सड़क होगी तो उसे भी पहचान लिया जाएगा, क्योंकि एक अलग प्रकार की आकृति का निर्माण कर रहे हैं। तो इस कोई भी एक विशेष आकृति होती है उसे प्रतिबिंब में आसानी से पहचान लिया जाता है। आगे देखते हैं छाया। छाया में क्या होता है, जो भी अपन प्रतिबिंब लेते हैं तो उसमें छाया भी आती है, सही है। अब ये डिपेंड करता है कि सूर्य का कोण जो है वो उस वस्तु पर किस एंगल से बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी छाया प्रतिबिंब में अपने को दिखाई देगी। तो इस छाया से भी हम इस वस्तु का पता या इस जो भी वस्तु है इसकी लंबाई या चौड़ाई का आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जिनका छाया बिल्कुल प्रदर्शित ही नहीं होती, यानी कि वो उन वस्तुओं की छाया बिल्कुल दिखाई नहीं देती, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जो इस बड़ी वस्तु के छाया में छिप जाती है। तो ये भी समस्या होती है। जैसे कि लोहा स्तंभ है दिल्ली में, तो लोहा स्तंभ है वो प्रतिबिंब में नज़र नहीं आता क्योंकि उसकी छाया दिखाई नहीं देती। आगे वाला आता है प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, प्रतिरूप और आकृति। देखो आकृति में तो अपन ने क्या देखा कि वस्तु की आकृति, प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, क्षेत्र की आकृति, यानी कि इस पूरे क्षेत्र का प्रतिरूप किस तरीके से बना हुआ है। अगर जैसे मान लीजिए कोई नदी है तो इस नदी के पास में जो घर बने हुए हैं उन प्रतिरूपों को अपन आसानी से पहचान लेंगे, समझ गए। तो एक पूरे क्षेत्र का प्रतिरूप कैसा है, पूरा क्षेत्र कैसे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या किस में शामिल होता है, प्रतिरूप में, जिसमें मानव बस्तियों को या फिर अपवाह क्षेत्र को आसानी से पहचाना जा सकता है। और आगे वाला है सहचर्य। सहचर्य का मतलब क्या होता है कि अगर कोई विशेष वस्तु हमें पहचानने में आ रही है तो हम उसके आसपास की वस्तुओं का भी अवलोकन कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक विद्यालय है, उसको आपने प्रतिबिंब में पहचान लिया है, तो आप उस विद्यालय के परिसर, उसके आसपास आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद्यालय है तो इसके सामने जो ये अपने को अलग अलग कलर में जो दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, इसका खेल मैदान होगा, इसके पास में नाला भी होगा। तो इस तरीके से किसी मुख्य जो वस्तु है या जो मुख्य परिसर है उसके आसपास वाले परिसर के बारे में भी अपने को जानकारी मिल जाती है। तो ये प्रमुख रूप से कितने तत्व हुए, 8 तत्व हो गए। कितने हो गए, 8। तो पहला तो रंग और आभा था, दूसरा था गठन, तीसरा आकार, चौथा आकृति, पांचवा छाया, छठवां प्रतिरूप और सातवां सहचर्य। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है कि गठन में मतलब क्या होता है कि समतल गठन वाला या फिर स्थूल गठन वाला जो है प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। समतल गठन वाला कब प्राप्त होगा, जब घनत्व अधिक होगा,
है ना। और घनत्व कम होगा तो स्थूल जो गठन है उस प्रकार का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आकार मैंने बता दिया, आकार किस पर डिपेंड करता है, मापनी पे। यानी कि जो प्रतिबिंब आ रहा है उसका, उस वस्तु का, जिस वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है उस वस्तु का आकार क्या है, ये अपनी मापनी से हम निर्धारित करेंगे। आकृति मैंने बताई कि कुछ वस्तु की विशेष आकृति होती है जो आसानी से पहचान ली जाती है। ऐसे में छाया के लिए बताया कि सूर्य की किरणें जब किसी भी वस्तु पे पड़ती है तो एक शैडो जोन बनता है, एक छाया क्षेत्र बनता है, और उस छाया क्षेत्र के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फ़ायदे क्या है कि हम उस वस्तु को पहचान सकते हैं, और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इस वस्तु की छाया में दूसरी छोटी वस्तुएं छिप जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी छाया हमें प्रदर्शित नहीं होती, जैसे कि दिल्ली के लोहा स्तंभ, है ना। फिर आगे आता है प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष की आकृति, है ना। और इसमें मानव बस्तियाँ, इसके अलावा नदी प्रतिरूप, इस प्रकार को आसानी से पहचाना जा सकता है। और सहचर्य मतलब क्या होता है, एक विशेष वस्तु के आसपास या विशेष परिसर के आसपास के क्षेत्रों को आसानी से पहचाना जाना। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 7 जो आज कंप्लीट हुआ। कल अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो अपना आखिरी लेक्चर होगा क्लास 11th का। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्लास 12th जो प्रैक्टिकल बुक है उसके बारे में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।